हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नेशनलिज्म इन यूरोप के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट दो वीडियोस में हमने नेशनलिज्म का मतलब समझा था, फ्रांस में रेवोल्यूशन की कंडीशन को समझा था, फ्रांस में नेशनलिज्म क्यों स्टार्ट करना पड़ा ये समझा था। ग्रीस का रेवोल्यूशन हमने देख लिया है, ग्रीस में नेशनलिज्म को देख लिया हुआ है। पोलैंड की कहानी हमने देख ली है। इसके बाद 1830 और 1848 के बारे में थोड़ा सा हमने जो है रेफरेंस लिया है। थोड़ी कहानी और आगे बढ़ती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 के आसपास का जो पीरियड है वो यूरोप के लिए आसान नहीं था, या वह टाइम था जब एक पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, नंबर वन। सेकंड थिंग, आप जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जॉब की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पहली चीज़ पॉपुलेशन बढ़ी है, दूसरी जॉब की प्रॉब्लम आ गई। तीसरी चीज़ क्या है कि जो इंग्लैंड है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ से काफ़ी सस्ता सामान है जो है बाकी यूरोप में आ रहा है, और जो है बाकी यूरोप के लोग उस तरह से कम्पीट नहीं कर पा रहे। मीन्स अगर जो है इंग्लैंड से सस्ता माल आ जाएगा तो लोग लोकल का सामान खरीदेंगे क्यों। तो इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई। हालत ये थी कि गांव से लोग छोड़ छोड़ करके शहरों में आ रहे हैं, और शहरों में जगह नहीं बची है। हर जगह ओवर क्राउडेड स्लम्स हो रहे हैं, और सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो रहा है। चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, कॉटन इंडस्ट्री हो, हर जगह जो है अब मशीनें आ रही हैं, और जैसे जैसे मशीनें बढ़ रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनकी एटीट्यूड में ज़रा भी चेंज नहीं आया, वो वैसे ही तानाशाही वाला बिहेवियर रखे हुए थे। और इधर जो है मिडिल क्लास है उनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगहों से ट्रेड करके, बिजनेस करके, इंडस्ट्रीज लगा करके उनके हाथ में जो है पैसा काफ़ी बढ़ गया। तो सोसाइटी जो है एक अगेन डायनामिक कंडीशन में खड़ी, सिचुएशन में खड़ी है कि जो है रिवोल्ट होने के लिए वो एक रेडी सिचुएशन थी। ठीक है, क्या था? पॉपुलेशन बढ़ी, जॉब्स कम हो गए, प्रोडक्शन है लेकिन सेल नहीं है। अगेन जो है क्या कहते हैं, इंग्लैंड से टफ कंपटीशन हो रहा है, और फिर जो पुराने जो सामंत हैं वो वैसे के वैसे ही एटीट्यूड के साथ हैं, और नए लोग जो है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही सिचुएशन जो है 1848 में होता है। 1830 में हुआ, विद्रोह हुआ, लेकिन क्योंकि जो मैटरनिक ने जो सिस्टम बनाया था वो उस समय तक काफ़ी एक्टिव था, तो 1830 की जो प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने अच्छे से कंट्रोल कर लिया। 1848 में फिर कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आया, फूड शॉर्टेज हो गई, अगेन जो है फसल ख़राब हो गई, तो इसके कारण जो है प्रॉब्लम फिर बढ़ गई। लोग जो फ्रांस के लोग थे फिर से सड़क पर निकले, और उन्होंने जो है जो राजा लुइस फिलिप था इसको उठा के भगा दिया। ठीक है, और इस बार क्या था, मैटरनिक चूँकि जा चुका था, इसलिए इस बार जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। हर जगह विद्रोह फैलना शुरू होता है। अब पूरे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जो है विद्रोह होता है, लेकिन जैसे तैसे जो है उसको मैनेज किया जाता है। 1848 में साइलेशिया के वीवर्स विद्रोह करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली है नहीं। इस विद्रोह में होता ही क्या है कि एक गांव के लोग जो 18,000 लोग थे उन्होंने अपने जमींदार पर अटैक कर दिया। फाइनली जो है जमींदार जो है वो गांव छोड़ करके भाग गया। इन लोगों ने उनके घर पे ज़बरदस्त जो है तोड़ फोड़, लूटपाट और सामान को नुकसान पहुंचाया। वो दूसरे गांव में शरण लेने गया हेल्प लेने के लिए, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको वहाँ भी हेल्प नहीं मिली, जो लैंडलॉर्ड है उसको वहाँ भी हेल्प नहीं मिली। फाइनली जो है 24 घंटे बाद वो जो है पूरी आर्मी लेकर के आया। फिर गांव वालों से झड़प होती है और 11 लोग मारे जाते हैं। तो इस तरह की लड़ाई झगड़े की जो सिचुएशन है ये हर जगह बहुत कॉमन हो जाती है। 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। 1848 तक जैसा कि बताया कंडीशन काफ़ी गड़बड़ हो चुकी थी, और आपने फेमस स्टेटमेंट भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, व्हेन फ्रांस स्नीचेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। तो अगेन फ्रांस से प्रॉब्लम शुरू हुई, धीरे धीरे जो है ये प्रॉब्लम हर जगह फैलती चली गई। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हर जगह विद्रोह बढ़ने लगे, और वहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग जो है यूनाइट होने लगे, और उन्होंने कोशिश करनी शुरू की कि हम जो है आप किसी तरह से एक नेशनल यूनिफिकेशन बनाएं और इन राजाओं को उठा के बाहर फेंकें और देश में नेशनल स्टेट्स बनाएं, तभी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो पाएगी। देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, और हमें एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, चूँकि जर्मन पहले से ही जो है नेपोलियन ने कॉन्फेडरेशन बना के रखा था, तो 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट सिटी में एक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। एक बड़ा सा चर्च था, वहीं पर जो है सेंट पॉल के चर्च में सारे जो है जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बुलाया गया, जो राजा के लोग थे और भी अलग अलग जो 39 स्टेट्स थे उनसे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बुलाया गया और उनके सामने एक प्रपोज़ल रखा गया। प्रपोज़ल ये था कि जो भी जर्मन कन्फेडरेशन है उसका एक जो है मोनार्की होगा, पूरे जर्मनी का एक राजा होगा। अगेन जो है वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी और राजा के तौर पे जो आदमी काम करेगा वो जो है पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। मीन्स जो ब्रिटेन जैसा सिस्टम था वैसा सिस्टम लॉन्च होगा। मीन्स पहले क्या था, जर्मनी 39 स्टेट में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले 200 था, उसको नेपोलियन ने 39 किया। तो इन्होंने कहा कि 39 जो है अलग अलग हैं, तो हम फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से, इंग्लैंड से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें करना क्या है कि पूरे जर्मनी को यूनाइट करनी है, एक राजा बनाना है और वो राजा जो है वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, वो अपने मर्जी से काम नहीं करेगा। और अब राजा बनेगा कौन, तो सबसे पावरफुल जो नाम था फ्रेडरिक विल्हेम IV, जो कि प्रशिया का किंग था। जर्मन स्टेट्स में प्रशिया सबसे पावरफुल था, ठीक है। तो उसको जो है ऑफ़र किया गया कि आप जो है पूरे जर्मनी के राजा बन जाइए, ठीक है, और लेकिन आपको पार्लियामेंट की बात माननी पड़ेगी। फ्रेडरिक विल्हेम जो है उसने कहा क्या पागलपन है, मैं छोटे से, मेरे पास जो छोटा सा स्टेट है, इस छोटे से स्टेट पे मैं पूरी ऑटोनॉमी के साथ काम करता हूँ, यहाँ पर कोई मुझसे सवाल करने वाला नहीं है, मैं किसी के प्रति आंसरेबल नहीं हूँ, जैसे चाहें वैसे काम कर सकता हूँ। दूसरी ओर आप मुझे ऑफ़र कर रहे हो कि इतना बड़ा स्टेट दोगे, लेकिन हर चीज़ पूछ पूछ के काम करनी है, हर चीज़ के लिए दूसरे से परमिशन लेनी है। तो कहा साहब इस तरह का प्रपोजल मुझे जो है स्वीकार नहीं है, तो उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब इंसिडेंट कौन सा है, अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। प्रपोज़ल क्या है कि जो प्रशिया का राजा पूरे, वो सिर्फ प्रशिया का ना होकर के पूरे जर्मनी का होगा, लेकिन वो पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल होगा। तो पहली चीज़ तो राजा ने ही मना कर दिया कि साहब हमको ऐसा राजा बनना ही नहीं है। इसी तरह से जो एरिस्टोक्रेट्स और मिलिट्री के लोग थे उन्होंने जो है पार्लियामेंट के जो बाकी लोग थे उसको रिजेक्ट कर दिया। कहा साहब नहीं यार, देखो हमारी सुप्रीमेसी है तो हमारी सुप्रीमेसी रहेगी, हम मिडिल क्लास के लोगों को नहीं मानते हैं। पार्लियामेंट के जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने वर्कर्स और आर्टिशन की बात मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, जो वर्कर्स की डिमांड है वो भाड़ में गई, आर्टिशन की डिमांड है भाड़ में गई, यहाँ पर हमारा ही चलेगा, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने जो विमेंस थी उन्होंने भी अपनी काफ़ी सारे प्रपोज़ल भेजा था, उन्होंने कहा कि साहब हमारी भी डिमांड रखी जाए इस पार्लियामेंट में, लेकिन उनको जो है उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। कहा कि आप आइए और खाली विजिटर रूम में बैठ करके प्रोग्राम देखिए, हम आपकी बात सुनने वाले नहीं। तो कुल मिलाकर के बड़े झगड़े वाला माहौल हो गया और फाइनली जो है हालत ये हो गई कि इतना झगड़ा बढ़ा कि फाइनली जो पुलिस जो ट्रुप्स को बुलाया गया और इसको जो है इस असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया गया। असेंबली कौन है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। असेंबली जो है रिजेक्ट क्यों हुई, मतलब कैंसिल क्यों हो गई, बनाया क्यों गया था, पूरे जर्मनी को यूनाइट करने के लिए और एक पार्लियामेंट जो है पूरे जर्मनी को यूनाइट करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए। फेल क्यों हुई, नंबर 1 राजा जो फ्रेडरिक विलियम था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने को तैयार नहीं था। जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो मिडिल क्लास को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। मिडिल क्लास वर्कर्स और जो आर्टिशन है उनको सुनने को तैयार नहीं थे। विमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के यह जो पूरा प्रपोज़ल था, जो कि शानदार प्रपोज़ल था, 1848 में ही शायद जर्मनी यूनाइट हो गया होता, बट वो फेल हो गया। अब यहाँ पर एक और रेफरेंस है, हाउ वर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन डिफाइंड। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ही जो है जब विमेंस ने अपना इशू रखा कि साहब हमको भी फैसिलिटी दी जाए, तो एक साहब थे कार्ल वाकर क्या कहते हैं, उसने कहा कि नेचर ने मेन और वेमेन को 2 अलग अलग फंक्शन दिए हैं, ठीक है। मेन जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, बोल्डर होते हैं और फ्री होते हैं, इसीलिए वो फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उनको पब्लिक टास्क दिया जाना चाहिए, वो कानून चला सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो वीकर होती हैं, दूसरों पर डिपेंड होती हैं, कायर होती हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और उनको घर पे ही रहना चाहिए, बच्चे पालना चाहिए और जो है फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। क्या इसके बाद और कोई प्रूफ चाहिए डिफरेंस का?
उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, महिलाओं को भी पॉलिटिकल इक्वल स्टेटस दे दिया जाए और इससे जो है फैमिली की डिग्निटी और हार्मनी ख़त्म हो जाए। तो उसका कहना ये था कि महिलाओं को घर पे ही रहना चाहिए, महिलाओं को जो है इक्वालिटी के लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। दूसरी ओर एक और थिंकर थी, लेडी विमेन है, लुइस ऑटो पीटर। उन्होंने जो एक विमेंस जनरल बनाया था और एक फेमिनिस्ट एसोसिएशन बनाया था। वो क्या कहती हैं, लेट्स आस्क हाउ मैनी मैन पोजेस द थॉट ऑफ लिविंग एंड डाइंग। उन्होंने कहा कि अगर पूछा जाए कि कितने मैन हैं जो आज़ादी के लिए लड़ने और मरने को तैयार हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, सभी जो है रेडी हो जाएंगे, हाँ साहब हमको आज़ादी चाहिए, हम लड़ने मरने को तैयार हैं, हम सभी की इक्वालिटी और आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है कि आप जो है इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी चाहते हो, लेकिन ये 50% ह्यूमैनिटी के लिए मीन्स आप जब जिस इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी की बात करते हो उसमें आप जो अगर महिलाओं को गायब कर दोगे, कहोगे कि सिर्फ पुरुषों को ही ह्यूमैनिटी चाहिए, तो ये सही चीज़ नहीं है। अगर आप इक्वल की बात करते हो तो सभी को इक्वल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्री मैन मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सरेंडर। उन्होंने कहा कि सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। कहा ये सही तरीका नहीं है कि आप पुरुषों को जो साथ में रख लीजिए और महिलाओं को नहीं रखिए। उसने कहा कि ये बेहद रिडिकुलस और अनरीजनेबल है कि एक विमेन के पास पॉलिटिकल राइट नहीं होगी जबकि वो प्रॉपर्टी मैनेज कर सकती है। उस समय तक जो है महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने बेचने मैनेज का पावर मिल गया था। उसने कहा कि एक औरत जिसके पास जो सफिशिएंट प्रॉपर्टी है वो अच्छे से उसका मैनेजमेंट कर रही है और आप कहते हो शी इज़ नॉन रिस्पॉन्सिबल, वो अच्छे से काम नहीं कर सकती। दूसरी ओर कुछ ऐसे मैन जिनके पास जो है कोई लैंड नहीं है, कोई कैटल हर्डर है जो जानवर चराता है, उसको आप वोटिंग राइट दे दोगे क्योंकि वो मैन है। एक औरत जिसके जो मतलब आप लाखों की प्रॉपर्टी मैनेज कर रही है उसको आप वोटिंग राइट नहीं दे रहे हो, और एक आदमी जो कि जानवर चरा रहा है उसको वोटिंग राइट दे दोगे, कहोगे कि वो मैन है। कहा ये सही नहीं है। कहा कि एक हाईली टैलेंटेड वेमेन जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, जो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती है, तो वो जो है जो देश है उसको क्यों नहीं अच्छे से मैनेज कर सकती। तो इस तरह से वेमेंस को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। खैर ये अलग अलग व्यूज़ थे पार्लियामेंट में, लेकिन फैक्ट ये रहा फाइनली कि पार्लियामेंट में वेमेंस की बात नहीं मानी गई और फाइनली जो पार्लियामेंट थी वो फेल हो जाती है। एक छोटा सा डेफिनेशन है फेमिनिस्ट क्या है, तो ये एक ऐसा विमेंस का मूवमेंट है जो विमेंस की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस को इम्प्रूव करने और बाकी लोगों के बराबर लाने की मांग करता है। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का पिक्चर है। आप बीच में ये एक इमेज देख रहे होगे विमेन की, दैट इज़ जर्मेनिया, इंडिया में भारत माता कहते हैं। इस पिक्चर को याद रखिएगा, इस पर जो है आगे चर्चा होगी। आप देख सकते हो कितने बड़े पैमाने पे हुआ था, लगभग 750 के करीब में मेंबर्स आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, लेकिन ये जो पार्लियामेंट है ये बहुत बुरी तरह से जो है फेल हुई थी। खैर आगे चलते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल तो हो गई थी, लेकिन जो पुराने जो राजा लोग थे वो अपनी पुरानी कंडीशन को नहीं पा सके। उनको भी लगने लगा कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को कुछ ना कुछ फ्रीडम देनी पड़ेगी, नहीं तो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो अब जो है उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है जो राजा हैं उन्होंने अपनी जो ऑटोक्रेसी थी वो थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू किया। जैसे हैप्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया का जो एम्पायर था, और रशिया ने उन्होंने सर्फडम और जो है बॉन्डेड लेबर को ख़त्म कर दिया, मतलब जो दास प्रथा थी और बंधुआ मजदूरी थी उसको ख़त्म कर दिया। इसी तरह से हैप्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया के राजा लोगों ने उन्होंने हंगरी को थोड़ा सा ऑटोनॉमी दिया, थोड़ा उनको और फ्रीडम दे दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि सिचुएशन जो है उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, क्या आर्मी भी जो है एक देश का निर्माण कर सकती है? ये एक जो है अनोखा सा सवाल है जिसका जवाब जो है हम इस सब वीडियो के द्वारा हम खोजने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कैसे क्या। जर्मन यूनिफिकेशन में हमने 2-3 स्टेप्स देख लिए थे ऑलरेडी। सबसे पहले जर्मनी जो है 200 हिस्सों में डिवाइडेड था, ठीक है। नेपोलियन अटैक करता है और उसको 39 स्टेट्स में एक कॉन्फेडरेशन बनाता है, नंबर 1। सेकेंड स्टेप पे जुलवारिन बना था, एक टैक्स कस्टम यूनियन बनाया था कि एक बार टैक्स भरिए, पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, आराम से आप बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आती है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में अभी जस्ट डिस्कस किया। तो 3 स्टेप जर्मन यूनिफिकेशन के हो गए। ये चैप्टर इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कुछ कहानी कहीं मिलती है, कुछ कहानी कहीं मिलती है। चौथे स्टेप्स पे आते हैं
जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई, उसके बाद जो है जो प्रशिया था, एक्चुअली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इसलिए ही फेल हुई थी कि जो राजा था उसके पास एक बड़ा शानदार प्राइम मिनिस्टर था, ऑटो वॉन बिस्मार्क। कभी मौका मिले इस आदमी की लाइफ हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त आदमी था और अपने ज़माने का एकदम आप चाणक्य कह सकते हो। तो उसने जो है बड़े शानदार तरीके से गेम खेला और उसने जो है जर्मनी को यूनाइट करने के लिए नए तरह से काम करना शुरू किया। उसने कहा कि राजा साहब, आप इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को छोड़िए, मैं आपको जर्मनी यूनाइट करके दूंगा, वो मेरा तरीका है, हम कैसे करेंगे और हम ये काम आर्मी के दम पे करेंगे। खैर, जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन कोई असर पड़ा नहीं। अब जो है प्रशिया ने अपने लेवल पे काम करना शुरू किया। जो इसका प्राइम मिनिस्टर था, चांसलर, वहाँ पे चांसलर की जगह चांसलर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सेम वर्ड ही है। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने क्या किया, पहला काम किया, प्रशियन आर्मी को बहुत मजबूत कराना शुरू किया, बहुत पावरफुल बनाया। दूसरी चीज़, ब्रिटेन की हेल्प से उसने अपने इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया, जिससे कि इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद उसने जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे तानाशाही भरा कब्जा किया, पूरी आर्मी और जो है ब्यूरो के रेसी उसके कब्जे में आ गई। इसके बाद उसने यूरोप के राजाओं को लड़ाना शुरू किया। मीन्स यूरोप में 3-4 बड़े कंट्री थे, डेनमार्क था, फ्रांस था, स्पेन था, ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड था। तो ये करता क्या था, जैसे जितने भी स्टेट्स हैं 3-4 के साथ अपनी दोस्ती करता था और फिर एक से दुश्मनी करता था। फिर सारे लोग मिल करके उस पर अटैक किए और अटैक करने के बाद उसको हरा करके उसकी ज़मीनें आपस में शेयर कर लिए। फिर दूसरे स्टेट को टारगेट किया और इन सब से दोस्ती कर ली, फिर उस पर अटैक किया और उसको हरा करके फिर उसकी ज़मीनें छीन ली। तो इस तरह से जो है उसने 3 बड़े युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। ये बड़े शॉर्ट में निपटा दिया। याद रखिए, जर्मन यूनिफिकेशन पूरा का पूरा जो है इस पर कई चैप्टर बन जाते हैं, तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। कभी मौका मिले आप जो है यूट्यूब पे डिटेल में इसको देख सकते हो, या फिर जो है आपको हायर क्लास में अगर आपने आर्ट्स लिए तो मिलेगा और पढ़ने लगे, बड़ा मज़ेदार सा स्टोरी है। तो उसने 3 बड़े युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, और तीनों को जीता। क्यों जीता? जब ऑस्ट्रिया से लड़ रहा है तो फ्रांस से दोस्ती कर लिया, इंग्लैंड से दोस्ती कर लिया। जब डेनमार्क से लड़ रहा है तो ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से दोस्ती कर लिया। जब फ्रांस से लड़ रहा है तो ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और बाकी कंट्री से दोस्ती कर लिया। तो इस तरह से हमेशा जो है इसकी स्ट्रैटेजी यही थी, दुश्मन को हमेशा अकेला रखो और खुद जो है दोस्तों के साथ रखो। दुश्मन अकेला रहेगा तो कभी आपसे जीत नहीं पाएगा। और इस तरह से फाइनली 1871 में 1870 तक तीनों ही कंट्री को वो हरा देता है, और हराने के बाद जर्मनी का जितना भी एरिया था इसके कब्जे में आ गया। और फाइनली आप फ्रांस का ही एक बहुत फेमस शहर है वर्साइल। वर्साइल में ही जो है फ्रांस का फेमस पैलेस है, वर्साइल पैलेस, जहाँ पर जो फ्रेंच राजा रहता था। उसी पैलेस में आप याद रखो फ्रांस को हराता है और फ्रांस के ही जो राजा का पैलेस है, और वहाँ पर जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोक्लेमेशन की डिक्लेरेशन करता है। ये उसी का पिक्चर है। याद रखिए, दुनिया के सबसे शानदार पैलेसेस में से एक जो है वर्साइल पैलेस है। और 1871 को जो है 18 जनवरी 1871 को जो है वो जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोक्लेम करता है कि जर्मनी आज यूनाइटेड हो गया। याद रखिए, आपके घर में घुसे, आपको हराया, आपकी प्रॉपर्टी छीनी और आपको बोला कि ठीक है, आप डिक्लेयर करो कि आज से जो है ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। सीधी सी बात है, आप सोच सकते हो फ्रांस को कितना गुस्सा आएगा। और यहीं से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड बनता है, कि देखने लायक है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड बनता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एरिया थे जो कि जो है जर्मनी ने छीन लिए थे इसी यहीं पे। और हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये जर्मनी को हराया जाता है तो अगेन जर्मन लीडर्स को इसी वर्साइल पैलेस में लाया जाता है और कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे साइन कीजिए, और आपको अभी साइन करना पड़ेगा। अगर आप वर्साइल में साइन नहीं करेंगे तो आपको जा कर के आपको जो है ये जर्मनी की राजधानी है, वहाँ पर जाकर आपको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, बर्लिन में साइन करना पड़ेगा। और जो फ्रांस ने भी उतनी ही खतरनाक शर्तें रखी जितनी कि जो उतनी मतलब मुश्किल शर्तें रखी थी जिससे कि जो है जर्मनी की शर्तें थी। ठीक है, तो खैर ये जो है जर्मन यूनिफिकेशन हो गया। एक बार फिर से जो है देखते हैं जर्मन यूनिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले नेपोलियन ने जो है उसका जर्मन स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन किया। 1834 जुलवारिन बनता है टैक्स यूनियन। इसके बाद 1848 क्या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनती है। उसके बाद बिस्मार्क जो है पिक्चर में आता है, और
बिस्मार्क के लीडरशिप में 3 लड़ाइयाँ होती है और 1870, सॉरी गलती से 1871 लिख दिया हुआ है, ये जो है 1870, आप चाहें तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फाइनली 1871 18 जनवरी को जर्मन यूनिफिकेशन का डिक्लेरेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और मज़ेदार थी कि बिस्मार्क ने राजा को बोला था, कहा साहब देखिए मैं जो खेल खेल रहा हूँ, अब देखो बिस्मार्क किस हद तक महान था, उसका एक स्टेटमेंट है जो मुझे कभी नहीं भूलता। उसने कहा देखिए साहब मैं जो गेम खेल रहा हूँ ये जो है सबसे गंदा गेम है और सबसे खतरनाक गेम है कि 4 लोगों को एक साथ जो है लाओ, 5वें के साथ लड़ाई करो, फिर कुछ के साथ को एक साथ यूनियन बनाओ, फिर अगले के साथ लड़ाई लो। कहा कि ये एक बहुत खतरनाक खेल है और इस खेल को मैं ही खेल सकता हूँ, और अगर जो है किसी और ने इस खेल को खेलने की शुरू की तो निश्चित तौर पे इसका अंजाम जो है वर्ल्ड वार होगा। होता क्या है कि 1910 के आसपास जर्मनी का जो है राजा चेंज हो जाता है और जो नया राजा होता है वो एक यंग लड़का है, वो बिस्मार्क की बात सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि नहीं साहब हमारा देश मजबूत हो गया है और हम जो है इसको अपने हिसाब से चलाएंगे। जो पुराना राजा था फ्रेडरिक विल्हेम IV, वो चूँकि बिस्मार्क को अच्छे से समझता था तो उसने कभी भी जो है बिस्मार्क के काम में टांग नहीं अड़ाया। दूसरी ओर जो है जो नया राजा आता है उसने जो है इसकी बात माननी इग्नोर करनी शुरू की। उसने कहना शुरू किया कि अरे यार ये बुढ़ा आदमी है, खाली फालतू का दिमाग ख़राब करता रहता है, तो इसकी बात नहीं माननी। जो है ये क्या नाम है बिस्मार्क था, इसने साफ साफ कहा कि देखिए मैं जो खेल खेल रहा हूँ इससे वर्ल्ड वार होने की पूरी संभावना है, और जो है इतना है कि जब तक मैं पावर में रहूँगा ये वर्ल्ड वार होने नहीं दूंगा। इतना मैं गारंटी देता हूँ कि मैं जब तक मैं पावर में रहूँगा ये वर्ल्ड वार होने नहीं दूंगा। और ये जो वर्ल्ड वार है ये जो है नियर ईस्ट में शुरू होगा मीन्स, और आप देखोगे कि जस्ट वो जो रिज़ाइन करता है उसके कुछ ही साल बाद जो है वर्ल्ड वार शुरू होता है, और जहाँ उसने बोला था उसी जगह पे वर्ल्ड वार शुरू होता है। तो ये इसका जो है सोचने समझने की थिंकिंग थी। मौका मिले बिस्मार्क को पढ़िएगा ज़रूर, बहुत शानदार जो है उसकी लाइफ रही है, ठीक है। जो पूरी जर्मनी यूनाइट हो गई है और कैसर विलियम फर्स्ट जो है जर्मनी का नया राजा बनता है, सॉरी प्रशिया का राजा जो है वो पूरे जर्मनी का हेड बन जाता है। खैर इसके बाद जो है उन्होंने जो है बड़े लेवल पे काम करना शुरू किया। करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम पर उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, जिसका असर ये हुआ कि जर्मनी बहुत जल्द जो है एक सुपर पावर के तौर पे उभरता है। नेक्स्ट जो कहानी है वो है इटली की। इटली कैसे यूनिफाइड होता है? इटली की कहानी में जो है 3 बड़े पिक्चर हैं। पहली चीज़, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड है, ठीक है। इटली जो है 7 स्टेट में डिवाइड है, 7 छोटे छोटे स्टेट्स हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं तो ये इटली का हिस्सा है जिसमें 7 छोटे छोटे स्टेट हैं। यहाँ सार्डिनिया है, लोम्बार्डी वेनेशिया एक साथ है, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, पेपल स्टेट और बोथ सिसली, ठीक है। मैप देख लिया। अब इसके बाद जो है इन 7 स्टेट्स में कहीं भी जो है किसी के मन में नेशनल इंटीग्रिटी वाली फीलिंग थी नहीं, बट यहाँ पर जो सार्डिनिया पिटमांट के राजा थे उनके दिमाग में था कि हमको देश को यूनाइट करना है। अब वो क्या क्या करते हैं हम उस पर आते हैं। तो अच्छा, था क्या कि ये 7 स्टेट अलग अलग राजाओं के प्रभाव में थे। कुछ ऑस्ट्रिया के प्रभाव में है, कुछ खुद ही पोप है कि उससे अगर लड़ेंगे तो सारा जो कैथोलिक वर्ल्ड नाराज़ हो जाएगा। कहीं फ्रांस का इफेक्ट है, कहीं ऑस्ट्रिया का इफेक्ट है, तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी। अब यूनिफिकेशन का काम कैसे होता है? यूनिफिकेशन में 3 बड़े रोल आते हैं। पहला लीडर जो था गुस्टैफ मैज़िनी, आपको याद होगा ये नाम पहले भी मिल चुका, मैटरनिक ने बोला था ही इज़ मोस्ट डेंजरस पर्सनालिटी ऑफ आवर सिस्टम। उसने जो है अब इटली को यूनाइट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यंग इटली, सीक्रेट सोसाइटी। चोरी छुपे इसने कई बार जो है रिवोल्ट करने की कोशिश की, बट उसके जो कोशिशें थी फेल हो गई, हर बार विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। इसके बाद कहानी इतनी ही है। 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, यंग यूरोप, यंग इटली। इटली के लिए उसने यंग इटली बनाई, रिवोल्ट करने की कोशिश की, फेल हो गया। दूसरा जो बड़ा नाम आता है वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमानुएल, और स्पेशली उसका जो प्राइम मिनिस्टर है काउंट कैमिलियो डी कावूर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कावूर जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसने जो है ये कहा कि इटली को यूनाइट करने के लिए जो है रेवोल्यूशनरी या लिबरल तरीका ठीक नहीं, हम आर्मी के दम पे लड़ाई लड़ेंगे। जो कावूर था उसने टोटली जर्मन स्टाइल, जो बिस्मार्क का स्टाइल था, उसको कॉपी किया।
वो जो है बिस्मार्क के पीछे पीछे लगा रहा, बिस्मार्क जहाँ जहाँ लड़ाई लड़ता रहा ये भी उसमें जो है उसकी हेल्प करता रहा। उसकी हेल्प करके इसने जो है ऑस्ट्रिया को हराया। इसकी अकेले की बस की बात थी नहीं, जर्मनी के साथ हेल्प लिया, ऑस्ट्रिया को हराया। हराने के बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया उसके कब्जे में आ जाते हैं। इसके बाद जो है एक तीसरा बंदा आता है, गुस्ताव गैरिबाल्डी, ठीक है, 1860 में। ये प्योर रिपब्लिक वाला आदमी था, मतलब गुस्ताव मैजिनी का शिष्य था और ये रिपब्लिकन सिस्टम चाहता था। ये अपनी एक सेना बनाता है, रेड शर्ट आर्मी, और उसके बाद उसने जो है टू सिसली, जो नीचे के जो दो स्टेट थे, उस पर अटैक किया और उसको कब्जा कर लिया। इसको ये समझ में आ गया कि आधी ज़मीन तो ऑलरेडी जो है विक्टर इमैनुअल और सार्डिनिया पिटमॉन्ट राज्य जो है कब्जा कर चुके हैं, तो ये अपना जो भी कब्जा किया हुआ ज़मीन था ये आकर के उनको गिफ्ट कर देता है। और फाइनली 1870 में जो है जब जर्मनी का फ्रांस से लड़ाई चल रहा था, प्रशिया का, तो उस समय ये फिर से इन्वॉल्व होता है और रोम पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि रोम जो था फ्रांस के संरक्षण में था और उनको ये डर था कि अगर रोम को बचाने जाएंगे तो ये लोग जो है क्या कहते हैं, फ्रांस अटैक करेगा। तो जब जर्मनी जो है फ्रांस पर अटैक किया हुआ था तो ये रोम में घुस करके उस पर कब्जा कर लिया और 1870 तक आते आते इटली का भी यूनिफिकेशन हो गया। अब इटली में नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इटली की अपनी लैंग्वेज थी इटालियन, लेकिन विक्टर इमैनुअल से ले करके जो कैवूर था वो जो है इटालियन बोलते ही नहीं थे, ठीक है। अगेन जो लोकल लोग थे, जब राजा ये कहता था कि हमें ला इटालिया के लिए लड़ना है, ला इटालिया द इटालिया, तो लोगों को लगता था कि जो है उन्होंने इटली कंट्री का नाम तक नहीं सुना था, और ला इटालिया उनको लगता था कि राजा की वाइफ है जिसको शायद जो है किसी ने कब्जा कर लिया, तो ये लोग लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो नेशनल इंटीग्रेशन हुआ है वो टोटली आर्मी और राजा की सोच के दम पे हुआ है। यहाँ पर कॉमन आदमी का कोई रोल नहीं था। तो कुछ जगहों पे नेशनल इंटीग्रेशन इस तरह से भी हुआ। एक बार फिर से इटालियन इंटीग्रेशन को एक साथ देखते हैं, क्या क्या चीज़ें। तो इटली 7 स्टेट में डिवाइड था, 3 इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं। सबसे पहला गुस्ताव मैजिनी, जिसने कि एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई है, यंग इटली। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर थे कावूर, जो कि सार्डिनिया पिटमॉन्ट स्टेट के थे, उन्होंने जो है ऑस्ट्रिया को हराया 1859 में और लोम्बार्डी स्टेट पे कब्जा किया, वेनेशिया भी। इसी टाइम 1860 में ही जो है इन्होंने किंगडम ऑफ इटली के लिए अनाउंसमेंट कर दी कि हम किंगडम ऑफ इटली बनाएंगे, ठीक है। इस समय तक कब्जा नहीं हुआ था बाकी हिस्से पे। इसके बाद गैरिबाल्डी आते हैं जिन्होंने सिसिली पर कब्जा किया, और जो है फाइनली 1870 में इन्होंने रोम पर कब्जा कर लिया और इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो है इटली की कहानी भी कंप्लीट होती है। ब्रिटेन की कहानी क्या है? तो ब्रिटेन की कहानी को समझने से पहले थोड़ा सा जो है इसका ब्रिटेन का मैप देख लेते हैं, तो ही हमको ब्रिटेन की कहानी समझ में आएगी। जो ब्रिटेन की कहानी है उसमें आप देखोगे स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड। याद रखिए नीचे का आयरलैंड उनका हिस्सा नहीं है। ये 4 इलाके इनके कब्जे में हैं। इन चारों इलाकों में अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है। नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, 4 अलग अलग कम्युनिटी इसमें रह रही है। इन चारों में जो इंग्लैंड के लोग हैं वो सबसे जो है डोमिनेटिंग, सबसे पावरफुल थे, ठीक है। आप और वजह क्या थी कि इंग्लिश जो लोग थे इनका भारत पे कब्जा हो चुका है, भारत और इससे ट्रेडिंग शुरू हो गई है और इससे इन्होंने बहुत पैसा बनाया और यहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है, जिसके कारण इनके पास पैसा और पावर दोनों बढ़ने लगे। फाइनली जब पैसा और पावर बढ़ा तो इन्होंने आसपास के इलाकों पे कब्जा करना शुरू किया। 1688 जब जो है इनकी मोनार्की जो है अब इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से एक डील हो गई और ये कहा गया कि पार्लियामेंट ही ज़्यादा सुप्रीम रहेगी और जो है मोनार्की को जो है पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। 1707 जबकि जो है एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है और जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है बनाया जाता है। इसके तहत स्कॉटलैंड पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। ऐसे ही अलग अलग पीरियड में वेल्स पर कब्जा होता है। 30th सेंचुरी में आयरलैंड के वेल्स पर शायद जो है 30th सेंचुरी में कब्जा हुआ, बाद में आयरलैंड पे कब्जा हुआ। तो जैसे ही अलग अलग स्टेट पे इन लोगों ने कब्जा किया, वैसे ही इन्होंने क्या किया, उनके जो रीजनल लैंग्वेज और कल्चर थे उसको दबाना शुरू किया। उनकी जो अलग कल्चर थी, लैंग्वेज थी, वो सबको जो ख़त्म करना शुरू किया। जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनको बोला कि आपको गैलिक लैंग्वेज नहीं बोलनी, आपको अपनी ड्रेस नहीं पहननी, आपको जो है अपने जो कल्चर को फॉलो नहीं करना। सेम स्कॉटलैंड के लोग कुछ हद तक मान गए। आयरलैंड के साथ भी यही था। आयरलैंड में 2 तरह की कम्युनिटी थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करना शुरू किया, चूँकि इंग्लिश लोग भी प्रोटेस्टेंट ही होते हैं मेनली,
और इंग्लैंड का राजा भी प्रोटेस्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट लोग को बेनिफिट देना शुरू किया और कैथोलिक लोगों को परेशान करना शुरू किया। और जो जॉब्स थी, जो भी फैसिलिटी थी, सारे के सारे प्रोटेस्टेंट लोगों को देना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर विद्रोह होता है। वुल्फ टोन और एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया और जो है ये कहा कि हमको आयरलैंड को इंग्लैंड से आज़ाद कराना है। फाइनली फोर्सफुली जो है आयरलैंड को इंग्लैंड में मिला दिया गया। हालांकि जो है और वहाँ पर भी जो है जो भी ब्रिटेन के जो कल्चर थे, ब्रिटेन की जो चीज़ें थी, ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और ब्रिटिश लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को फोर्सफुली वहाँ इम्प्लीमेंट कर दी गई। फाइनली 1920s तक आते आते जो आयरलैंड है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो आप इस साउदर्न आयरलैंड को देख रहे हो, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और नॉर्दर्न आयरलैंड पे जो है ब्रिटेन के कब्जे में आज भी है। तो ब्रिटेन का नेशनलिज्म कैसे रहा है, तो ब्रिटेन का नेशनलिज्म इंग्लैंड द्वारा बाकी स्टेट्स पर कब्जा करने के, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड पर कब्जा करके, उनके कल्चर को सप्रेस करके, अपना कल्चर थोप करके, अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करके जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस तरह से ब्रिटिश नेशनलिज्म भी का भी चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।